नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट 7 जनवरी 2012 का पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। और यह जो प्रश्न पत्र है आपका पेपर फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है। ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र है ये। और इस प्रश्न पत्र के भाग थर्ड को देखेंगे। भाग थर्ड के पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और 61 क्वेश्चन नंबर है, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है? इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोगों को राइट आंसर बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली की जो दूरी है वो कितनी दी गई है? 504 किलोमीटर दी गई है दोस्तों। समय कितना दिया गया है? समय 7 घंटे दिया गया है। रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकेंड में आपको निकालनी है। रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है, तो चाल के लिए फार्मूला सभी को पता होगा। रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकेंड समय में दूरी बटे कितना होता है? दूरी बटे समय होता है दोस्तों। और इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? दूरी कितनी दी गई है? दूरी आपकी दी गई है 504 किलोमीटर। समय कितना? 7 घंटे है। मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो आपको 20 मीटर पर सेकेंड आपको प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा 50 मीटर उत्तर पश्चिम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आप सभी को पता होगा, ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। इसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ वाई पर स्थित है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से क्रिएट कर लीजिए। ये कितना है? ये 40 किलोमीटर है आपका दिया गया है। और ये 70 मीटर हो जाएगा। ये एक्स है और वाई पे है। ये 30 मीटर है और ओ बिंदु है ये। तो एक्स वाई का निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? एक्स वाई आप निकालते हो, इसका अंडर रूट हो जाएगा 40 का अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2500। 2500 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको 50 मीटर आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 50 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में। तो ईबीएस के अंतर्गत आपका ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण हो जाता है स्लॉथ के बारे में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित हैं? ऑप्शन ए दिया गया है आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी, ऑप्शन बी है वर्षा जल का रिसाव कम होगा, ऑप्शन सी है बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ऑप्शन डी है भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला ए और बी, आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और बी ऑप्शन वर्षा जल का रिसाव कम होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में एक सेमी जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेमी है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच कम से कम दूरी होगी, कितनी होगी आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। मानचित्र में एक सेमी कितना दिया गया, एक सेमी बराबर 110 मीटर दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, दिया गया है। मानचित्र में 4 घटन चेरू दरवाजे की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 घटन सॉरी 4 पटन चेरू दरवाजे की दूरी जो हो जाएगी वो 15.4 दी गई है। तो यहाँ पे आप 15.4 आप रख लीजिए, 15.4 सेमी। जमीन पर दूरी निकालनी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जमीन पर दूरी आपको निकालनी है दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा आपका 110 इंटू 154। इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1000। तो इक्वल किसके हो जाएगा, अगर इसको सेमी में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 आएगा, और उसके बाद 1000 को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1.694 आ जाएगा, 1.694। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 1.694। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं, आपको बताना है दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं इसमें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 4th हो जाएगा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। मिजोरम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, इसकी राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा, असम, मणिपुर मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन 4th यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम राज्य में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत में स्थित विश्व की सर्वाधिक ऊंची 8900 मीटर चोटी है। यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, मोम का घोल बनाना। मोम का घोल बनाना उस परिवर्तन से जुड़ा है जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। 2nd ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं।
बी दिया गया है जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होगी। सी है जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। डी है जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार करना। ई है लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए और सी, ए सी ई यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्र कहाँ से आई है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए विकल्प में से। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, मनाली हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा। मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य का एक पर्यटक क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ अधिक ठंड में लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। यहाँ घर लकड़ी तथा पत्थर के बने होते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दूध, सब्जियां, पालक और फल। सही जवाब है दूध, सब्जियां, पालक और फल कमजोर दांत और हड्डियों के रोग से उबरने के लिए सर्वोत्तम आहार है। ये कैल्शियम युक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए दिए गया प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियां होती हैं जो अंडे देती हैं। बी दिए गए प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होते हैं। सी है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। डी है यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। ई दिया गया है नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। और इनमें से सही कथन है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, बी सी डी। बी प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। सी छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। और डी राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन भी। यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है। नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती हैं। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। ऑप्शन है शरीर का सल्कों से ढका होना। बी है भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। सी अंडे देना। डी जहरीला होना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली और शहद की मक्खी यह सभी अंडे देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, ये जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पीली हो जाती है। ये जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बी दिए गए ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ऑप्शन सी है ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन डी है ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। ई दिया गया रसायनों पीड़क नाशियों का छिड़काव केचुओं को प्रभावित नहीं करता है। इनमें से सही कथन का चयन करना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है और उसे पर्याप्त हवा पानी मिल पाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इसके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। केचुआ अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर
अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? ऑप्शन ए है गतिविधि आधारित शिक्षा, बी है रटना सीखना, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, ऑप्शन डी है सीखने के लिए स्कूल घर समुदाय की भागीदारी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, केवल ए और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय की भागीदारी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उल्लेख है, उद्देश्य क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ABC ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें नवीन ज्ञान के सृजन के लिए संलग्न करना। यहाँ पे सही जवाब फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है। प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने के लिए चुनौती है। तो बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर EVS बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देने के संबंध में एक चुनौती प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक स्तर पर किस प्रकार की गतिविधियां या शैक्षिक अवसर बच्चों को दिए जाएं जिससे वह स्वयं ज्ञान का सृजन कर सके, यह शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है। बच्चों के लिए EVS कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया वाद विवाद का प्रावधान, ऑप्शन बी है अनुभवात्मक सीखना, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी है तथ्य और सूचनाएं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा ABC, वाद विवाद का प्रावधान भी होना चाहिए, अनुभवात्मक सीखना और कहानियां। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए EVS की कक्षा में वाद विवाद प्रावधान होना चाहिए ताकि बच्चे अपने विचारों को तर्क रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम बने। उन्हें स्वयं करके सीखने के अवसर देना चाहिए ताकि वह अनुभवात्मक रूप से सीख सकें, और उन्हें कहानियों कविताओं के माध्यम से सीखना चाहिए ताकि वे सक्रिय रूप से रुचिपूर्ण ढंग से सीख सकें। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यचर्या में उपविषय है। तो आपको उपविषय बताना है EVS के पाठ्यचर्या में दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। प्राथमिक स्तर पर EVS की पाठ्यचर्या में पौधे उपविषय है। EVS की पुस्तक में शामिल विषय कौन कौन से हो जाएंगे? परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीजें जो हम बनाते और करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है। EVS की सार्थक सीख दी जा सकती है। ऑप्शन ए है EVS सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, ऑप्शन बी है वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रयोग के द्वारा, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा ABC। EVS विषय को विषयगत रूप से आयोजित करके, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, प्रयोग द्वारा, स्वयं करके सीखने पर बल देकर EVS की सार्थक सीख दी जा सकती है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है। EVS के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो EVS के संबंध में प्रासंगिकता से अभिप्राय EVS सामग्री को वास्तविक जीवन
स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखने से लिया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भोजन के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित करके भोजन विषय के मुद्दे को विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक बनाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 85। ईबीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ईबीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण द्वारा बच्चे स्वयं अवलोकन व प्रत्यक्ष अन्वेषण के माध्यम से अधिक सक्रिय व स्थायी रूप से अपने अनुभवों द्वारा ज्ञान सृजन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि ऑप्शन ए है रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, ऑप्शन बी है बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, ऑप्शन सी है संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है, डी है बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे रोल प्ले आयोजित करके बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित करके व संरचित क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करके बच्चों की जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है। ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि ऑप्शन ए है वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, ऑप्शन बी है वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी है वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, ऑप्शन डी है शिक्षक आसानी से ईबीएस के विषय के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ABC। ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, बच्चों को प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, बच्चों की पूर्व परिचित घटनाओं को उन्हें पुनः देखने का अवसर प्रदान करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है सीखने में सुधार पर आकलन बिंदु है। आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या होगा। तो सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु सीखने के लिए आकलन का बिंदु है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है ईबीएस में सहपाठी आकलन है। बताना है दोस्तों आपको। यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब फर्स्ट हो जाएगा। ईबीएस में सहपाठी आकलन सीखने के रूप में आकलन का एक प्रकार है, ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। एक ईबीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेकंड पोर्टफोलियो, यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ईबीएस का शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य का गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक जिस उपकरण का प्रयोग कर रहा है उसे पोर्टफोलियो कहकर संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 30 ईवीएस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पत्र के थे। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।